हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इससे पहले मैं ऑलरेडी एग्रीकल्चर यानी चैप्टर 4 ऑफ ज्योग्राफी का अपलोड कर चुकी हूँ। आप इसको विजिट करके देख सकते हैं। आइए हम इसको शुरू करते हैं। स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 2 4। आइए देखें। Question number 1 है which of the following is not the member of solar system? एक एस्टेरॉइड, सैटेलाइट, कॉन्स्टेलेशन और कॉमेट। अब इसमें से आपको ये बताना है कि कौन कौन जो है सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। तो आपको ऑफ कोर्स आंसर पता चल गया हो, तो इसका आंसर है कॉन्स्टेलेशंस। यस, कॉन्स्टेलेशन सैटेलाइट कह रही हूँ, सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सैटेलाइट सैटेलाइट इज नॉट करेक्ट आंसर, बट करेक्ट आंसर इज कॉन्स्टेलेशन। व्हाई? सैटेलाइट देखिए यूनिवर्स यानी सोलर सिस्टम में ही घूमती है और मून इज आल्सो अ सैटेलाइट, आ गया? तो इसीलिए अब कॉन्स्टेलेशन कैसे पार्ट नहीं है। अब देखिए, कॉन्स्टेलेशन एक मेंबर नहीं है सोलर सिस्टम का। कॉन्स्टेलेशंस एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है जिससे कि हम शेप्स पता लगा सके, लेकिन वो स्टार यानी सोलर स्टार नहीं है। वो तो हम रिकॉग्नाइज कर सके शेप्स को, इसीलिए कॉन्स्टेलेशंस है जो कि ग्रुप ऑफ स्टार्स है, और वो क्या नहीं है, सोलर सिस्टम का पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। तो अब सन के पास कितने प्लैनेट है, ये भी क्वेश्चन राइज होता है, तो आपको इसका आंसर मुझे बताना है। तो कमिंग टू द आंसर एंड चूज वन। तो आप बताइए कि कौन सा सन का प्लैनेट नहीं है। सीरीज, मरकरी, सैटर्न और अर्थ। तो द आंसर इज सीरीज। देखिए, सीरीज एक स्टार है, नॉट अ प्लैनेट। रिमेम्बर, मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था सीरीज क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फेजेस ऑफ मून अकर बिकॉज। अब जो फेजेस हैं, नए नए मतलब उसके फेसेस दिखते हैं, कभी फुल मून, कभी न्यू मून, कभी समथिंग एल्स। यस, तो देखिए आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया है, वी कैन ओनली सॉरी we can see only the part of moon which reflects light towards us, ये रीजन है। या फिर our distance of moon keeps changing, ये रीजन है। या the shadow of moon the shadow of the earth covers only a part of moon surface, ये रीजन है। या फिर the thickness of the moon's atmosphere is not constant। अब इनमें से क्या रीजन है? ए वाला ऑप्शन है ना, ये वाला, ये करेक्ट है। बिकॉज फेजेस ऑफ मून अकर बिकॉज वी अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, आपको दिखा रही हूँ। फेजेस ऑफ मून अकर बिकॉज वी कैन सी ओनली दैट द पार्ट ऑफ द मून व्हिच रिफ्लेक्ट्स टू राइट। अगर ये मून है तो सन की लाइट मून पे पड़ेगी, इस साइड अगर पड़ रही है लाइट तो ये वाली साइड हमें दिखेगी, ये वाली साइड नहीं दिखेगी। अंडरस्टैंड? तो मून डज नॉट प्रोड्यूस, उसके एक अपनी ओन लाइट नहीं होती है। हमें इसलिए मून दिखता है क्योंकि सन लाइट जो होती है, सन की रेज जो होती है, वो फॉल कर रही होती है मून पे, तभी हम देख पाते हैं मून को, नहीं तो हम नहीं देख पाते। तो इसीलिए तभी हम देख सकते हैं जब सन की लाइट मून पे पड़े या रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आए। नेक्स्ट है fill in the blanks। fill in the blanks है the planet which is the far क्या furthest from the sun is। अब बी है the planet ये reddish in color, ये तो बहुत इजी है। it is known as फिर celestial body, ये सब जो है ना आंसर है। जो सबसे वेस्ट है वो है नेपच्यून।
ठीक है, यहाँ पे आंसर्स मैंने दिए हैं, ये देख लेते हैं। तो फर्दरेस्ट है वो है नेपट्यून। जो प्लैनेट जो कि रेडिश इन कलर है वो है जब अभी मैंने बताया था, जब बहुत सारे ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टेलेशन सॉरी सोलर सिस्टम का, क्योंकि स्टार्स है नन्हे मुन्ने नन्हे जो दिखते हैं हमें छोटे मोटे लेकिन होते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस। फिर इसके बाद एक सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इज नोन एज सैटेलाइट के आसपास क्या घूमती है, सैटेलाइट घूमती है। सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है, जो कि हम आसमान में देख सकते हैं, दैट इंक्लूड स्टार्स प्लैनेट्स एंड मून। यस। फिर shooting stars are actually not the stars. Why? Because they are meteoroids. एस्टेरॉइड ने फाउंड किया है बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, तो उन्होंने क्या फाउंड किया, वैसे एक्चुअली उन्होंने एक बहुत ज्यादा बड़ा गैप फाउंड किया था मार्स और जुपिटर में के बीच में। ठीक है, अब देखिए मार्स का है, ये सन है, और तो यहाँ पे मार्स और यहाँ पे जुपिटर है। ठीक है, बहुत लार्ज गैप है, सॉरी गैप है। नेक्स्ट आता है ट्रू और फॉल्स। ए का है आपका, द पोल स्टार इज द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, है या नहीं है? तो अब देखिए इसका आंसर है ना फॉल्स, बिकॉज स्टार्स आर नॉट द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। अगेन मैं बता रही हूँ कि स्टार्स जो है वो सोलर सिस्टम के पार्ट नहीं है, वो एक सिर्फ वो है, सेलेस्टियल है। और the sun and the celestial bodies revolving around to it form the solar system. Mercury is the smallest planet of the solar system. Yes or no? And the answer is true. Next है Uranus is the furthest planet in the solar system. C यानी false, क्योंकि नेपट्यून है furthest planet in the solar system. ठीक है, उसके बाद INSET is an artificial satellite. Of course, yes, ये एक artificial satellite है और moon एक natural satellite है. There are 9 planets in solar system. ये तो बहुत इजी है, अब बताइए yes or no. इसका आंसर है false, क्योंकि एक तो गायब हो गया, पहले 9 थे पर एक गुम हो गया है स्पेस में। तो देयर आर 8 planets जो है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये फॉर्मूला है ना, याद रखने को। एम से माई, वी से वेरी, अर्थ से क्या होता है माई वेरी एफिशिएंट, ये क्या एफिशिएंट, और मार्स से मदर, जुपिटर से जस्ट, सैटर्न से सर्व, और यूरेनस से अस, एंड नेपट्यून से नट्स, मतलब हमें नट्स देती है। मेरी बहुत प्यारी माँ जो कि हमें नट देती है, इसका मतलब ये है। एफ है यानी आखिरी पार्ट इसका, कॉन्स्टेलेशन ओरियन कैन बी सीन ओनली विद अ टेलीस्कोप। सोचिए सोचिए, फॉल्स। कॉन्स्टेलेशन ओरियन वो एक कॉन्स्टेलेशंस हैं, ठीक है, तो इजीली नेकेड आई से सी हो जाते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स अराउंड लेट इवनिंग, जब सर्दियां चल रही होती हैं, मतलब शाम का समय होता है ना, शाम मतलब सूरज ढल रहा होता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा मतलब वो आपके नेकेड आई से दिख जाता है, आपको कोई मैग्निफिकेशन चीजों की जरूरत नहीं होती है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है मैच दी आइटम्स। ठीक है, ये देखिए इतने हैं, ए और बी दिया है। इनर प्लैनेट कौन सा है, मार्स है। आउटर प्लैनेट कौन सा है, यूराइनस। के कहाँ है, ये देखिए इनर प्लैनेट। अच्छा दो दो में करना है आपको, ये देखिए क्योंकि बहुत सारे दिए हैं, आपको दो दो करना है, तो इसीलिए मैंने ये करके रखा है आपके लिए। इनर प्लैनेट मार्स है और अर्थ है, ठीक है।
आउटर प्लैनेट सैटर्न है। फिर उसके बाद जो कॉन्स्टिलेशंस हैं किसकी वजह से मतलब कॉन्स्टलेशन का नाम क्या है, ग्रेट बियर और ओरियन अभी हमने देखा था। सैटेलाइट ऑफ द अर्थ क्या कौन सा है, नेचुरल सैटेलाइट मून है। ये हो गया आपका सॉल्व। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाता है, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ इट इज विजिबल एज एन इवनिंग स्टार। अगर वो इवनिंग स्टार की तरह है, मतलब आपको स्काई में देख रही है, तो आप कैसे वीनस को फाइंड आउट करेंगे। तो वीनस अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई आफ्टर द सनसेट, सनसेट के बाद वेस्टर्न स्काई में वो क्या होता है, दिखता है। और उसको हम कहते हैं इवनिंग स्टार। वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड इवनिंग स्टार, क्योंकि वो इवनिंग मतलब शाम के समय ही दिखने लगता है, जब सनसेट हो चुका होता है थोड़ा टाइम बाद। तो वो वेस्ट में ही होता है, इसलिए आप इजीली फाइंड कर सकेंगे अगर आपको पोजीशंस पता है ईस्ट और वेस्ट का है। अब लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। और what is constellation, name any two constellation. A constellation is a group of star to recognize the pattern in the sky। और टू constellations ये देखिए दिया है, उर्सा मेजर और ओरियन। और सप्तऋषि भी कह सकते हैं। ये है चम्मच जैसा शेप इसका, और ये थोड़ा टाइम वाला जो नहीं होता, ऐसे करके चलता है जिससे रेत गिरती है नीचे, टाइम बताने के लिए वैसा शेप का है। तो ये आपको आंसर हो गया। फिर 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, ड्रॉ द स्केच टू शो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंट स्टार्स इन ए। सबसे पहले क्या रिलेशन है उसका उर्सा मेजर में और ओरियन में, तो ए का आंसर है उर्सा मेजर। एक डिपर यानी स्पून के जैसे दिखती है, उसके 3 ब्राइट स्टार्स होते हैं जो कि यहाँ पे हैंडल में दिखाई देते हैं, और 4 स्टार होते हैं जो कि ऐसे बाउल में दिखाई देते हैं, जैसे कि इस फिगर में दिया गया। अब आपको ये फिगर भी बनाने होंगे इसके आंसर में। फिर उसके बाद ओरियन, ओरियन एक हंटर की तरह दिखता है, ये देखिए हंटर, ठेस ठेस मारने वाला वो नहीं होता वो। उसके 3 ब्राइट स्टार्स होते हैं उसकी बेल्ट में, ठीक ये। और while 5 bright stars are arranged in the form of quadrilateral के 4 sides नहीं होते हैं इस तरह, so square is also a quadrilateral। ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया क्वाड्रिलेटर, उसके ऐसे 5 स्टार्स हो गए। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं, नेम टू ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्लैनेट्स व्हिच आर मेंबर्स ऑफ द सिस्टम। आपको 2 ऑब्जेक्ट बताने हैं अदर देन द प्लैनेट्स, जो कि मतलब प्लैनेट्स नहीं बताना है आपको, बताना है कि ऐसा चीज जो कि सोलर सिस्टम का पार्ट है। एस्टेरॉइड हो गया, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, a collection of large numbers of small objects जैसे कि गैसेस, डस्ट, वो सब क्या होती है आसपास घूमती रहती हैं सन के, और काफी ज्यादा गैप होता है बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स और जुपिटर में। लेकिन these are not planets, वो जो है ना वो planets नहीं होते हैं, वो एक celestial object होते हैं जिसको हम एस्टेरॉइड कहते हैं। उसके बाद मीटरॉइड्स में आ जाते हैं। मीटरॉइड्स एक स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होता है, यानी जो आसमान में देखा जाता है, और that they are seen bright streaks of light in the sky, स्काई में देखा जा सकता है जब लाइट हो थोड़ी। और they burnt out entering the earth's atmosphere because of the heat producing by friction। एंड ये क्या होता है ना, बर्न होकर थोड़ा गिरता है अर्थ पे। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो हीट है ना प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन से, इसलिए थोड़ी आग जैसा लग जाता है उसमें। और आपने देखा भी होगा टीवी वगैरह पे या फिर कभी कार्टून में देखा। Because of the heat produced by friction, this is result in the bright streaks in the sky, or they are not planets। तो अब आपको समझ में आ गया। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 में, explain how you locate the pole star with the help of Ursa Major। ठीक है, तो उसका आंसर है, इन द ऑर्डर टू लोकेट पोल स्टार को अगर आपको लोकेट करना है तो आपको उर्सा मेजर या फिर आपका बिग डिपर कॉन्स्टलेशन को लोकेट करना पड़ेगा। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि आसमान क्या है, तो आप इजीली आप जो है ना पोल स्टार को लोकेट कर पाएंगे। अब जैसे आप कंसीडर 2 स्टार्स इन द एंड ऑफ दिस बाउल, ठीक है, जो ये है
और स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन कनेक्टिंग दीज टू स्टार्स एंड शोन इन द फिगर। अभी देखिए ये जो है ना, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पोल स्टार को, अभी आपने अगर ये फाइंड कर दिया इमेज, तो इसका जो ये वाला पार्ट होता है जिसमें दो स्टार होते हैं, उसके सीध पे अगर आप सामने देखें तो आपको पोल स्टार मिल जाएगा। ठीक है, इजी, वेरी इजी। अब जो है ना 13 क्वेश्चन है, थोड़ी सॉरी ये जो एंटर ज्यादा दबा दिया होगा मैंने। अब देखिए, डू ऑल द स्टार्स आर द इन द स्काई मूव? तो नो, the earth rotates from west to east on its axis, hence all star in the sky except pole star। ठीक है, सभी लोग जैसे स्टार्स आपको लगेगा कि चल रहे हैं, घूम रहे घूम रहे घूम रहे हैं, लेकिन एक स्टार है क्योंकि उसका नाम है पोल स्टार, वो एक्सेस के जस्ट ऊपर होता है। तो अम्ब्रेला वाली एक्टिविटी हमने परफॉर्म की थी, जिसमें जैसे आपको पता चला था कि जो पोल स्टार है वो क्या है, सीध में ही रहता है और वो मूव होते हुए नहीं दिखता है, बिकॉज अम्ब्रेला का जैसे कि एग्जांपल लो बीच वाला हिलता हुआ नहीं दिखता। तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। तो व्हाई इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स expressed in light years? What do you understand by a statement that a star is 8 light years away from the earth? अब देखिए क्या है ना कि काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर हो जाता है, बहुत ज्यादा लंबा होता है, तो आपको भी मैंने बताया था पेज नंबर पे कि काफी ज्यादा डिस्टेंस में पढ़ने में भी दिक्कत होगी और वो जो एक्सप्रेस करने में भी होगी दिक्कत। तो इसलिए आपने जो है ना लाइट ईयर्स किया है। तो देखिए द डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स फ्रॉम द अर्थ बिटवीन द स्टार्स आर वेरी, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो कि उसको किलोमीटर में नहीं कन्वर्ट किया जाता, मैं किलोमीटर में नहीं बताया जाता, इसीलिए हमने ऐसे उससे भी लार्ज डिस्टेंस रखा है लाइट ईयर। तो एक लाइट ईयर जो है, एक लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट ईयर। अब मतलब एक लाइट कितने, एक साल में कितनी ट्रेवल होती है उसको हम कहते हैं एक लाइट ईयर। तो एक लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 to the power 12 किलोमीटर। तो एक स्टार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको एग्जाम में आ जा सकता है। तो एक स्टार ना लोकेट किया जाता है, देखिए लोकेटेड 8 लाइट ईयर्स फ्रॉम अवे। इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द स्टार, यानी एक सितारे का और एक अर्थ के, वो इक्वल होगा ट्रेवल टू दैट एज स्टार इज लोकेटेड। अब देखिए एक लाइट ईयर इतना था 9.46, तो 8 लाइट ईयर में कितना होगा, यानी 8 इंटू 9.416 इंटू 10 to the power 12। तो इसको इंटू करने के बाद कितना आ जाएगा, 7.6 इंटू 10 to the power 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अंडरस्टैंड। अब हम आ गए हैं अपने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, जिसका नाम है द रेडियस ऑफ द जुपिटर, सॉरी नाम कह रही हूँ, क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द जुपिटर इज 11 times द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड हाउ मेनी अर्थ्स। अब देखिए ये ना बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम्स में, यू यूपीएससी में वगैरह वगैरह, इन सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ना, तो ये कैसे होगा कि अर्थ और जुपिटर को कंसीडर किया जा सकता है दो स्फीयर्स में, आर और आर। ठीक है, तो अब आर कितना हो जाएगा, जो ये बताया गया है कि जो जुपिटर है वो 11 टाइम्स है, यानी वो हो गया 11 आर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होती है वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। तो आप उसको पुट कर सकते हैं आर की वैल्यू में। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ ये हो जाएगी और वॉल्यूम ऑफ द जुपिटर ये हो जाएगा, यानी 4 पाई आर। ऐसे करके अब आप निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द जुपिटर एंड द अर्थ। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ जुपिटर जितनी आई और वॉल्यूम ऑफ अर्थ जितनी आई, ये आ जाएगा आपका। और उसके बाद डायरेक्ट निकल आएगा, यानी 1331 आप पुट कर सकते हैं अर्थ, जुपिटर और अर्थ की डिस्टेंस में। हाँ, एक और क्वेश्चन है, would you made the following sketch? ये स्केच उसने बनाया है, क्या ये करेक्ट स्केच है? अगर नहीं तो उसको आप करेक्ट कीजिए। अब देखिए
अब इसमें आप देखिए क्या ये सही है या नहीं। अब आपको बता रहे हैं सही है या नहीं। वीनस, मार्स, मरकरी, अर्थ और यूरेनस और जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून। अब आप बताइए इसमें करेक्ट है या नहीं। अब देखिए प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम एक सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है। अब देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, सॉरी फ्रॉम द सन आर मरकरी, वीनस, अर्थ। अब देखिए ये भूजो ने क्या गलती की हम ये बताएंगे इसमें। भूजो की जो स्केच है वो करेक्ट नहीं है क्योंकि उसने इंटरचेंज यानी एक्सचेंज कर लिया है मार्स और वीनस की पोजीशन। यानी जहां मार्स होना चाहिए वहां पे वीनस पुट कर दिया और जहां वीनस होना चाहिए वहां पे मार्स पुट कर दिया है। तो also he has shown asteroid belt in the gap between orbit of Jupiter और Saturn के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट बनानी है, जबकि ये करेक्ट नहीं है। और वो कहाँ एस्टेरॉइड बेल्ट होनी चाहिए, मार्स और जुपिटर के बीच में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जुपिटर और सैटर्न के बीच में बनाई गई है। और फिर द करेक्ट सोलर सिस्टम ये होगा। अब आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी पूरी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कवर होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।